लाइफस्टाइल, अस्थमा, टीबी, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार स्वागत करती हूं आप सभी का एमपी न्यूज में। आप सब जुड़ चुके हैं एमपी न्यूज के स्पेशल सेगमेंट हेल्थ गुरु में और आज के हेल्थ गुरु हैं पल्मोनोलॉजिस्ट एंड चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजय लॉन्डे। सर, वेलकम टू दिस न्यूज स्टूडियो। सर, तो सर हम रेस्पिरेटरी डिसीजेस, लाइफस्टाइल और सारी चीजों को लेकर के बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले हम शुरुआत ही ऐसे करते हैं कि हमारी रोजमर्रा की कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमारे फेफड़े के लिए नुकसानदायक हैं। छोटी सी बात है, एक यदि कोई गार्ड टाइप का आदमी बैठा है और एक और सामान्य आदमी बैठा है, यदि उसको पूछा कि श्वसन यानी क्या है, उसको कुछ मतलब नहीं है कि श्वास क्या होता है, श्वास का कोई परिभाषा भी होती है, श्वास के लिए कोई कुछ बोलना भी है क्या। तो नॉर्मल आदमी के लिए श्वसन यानी सांस लेना छोड़ना, बस इतना सा है। लेकिन यदि और पढ़ाई लिखाई करने वाले, फिर योग वाले, फिर प्राणायाम करने वाले, फिर डॉक्टर्स और साइंटिफिक जो लोग रहते हैं वो उनसे पूछा यानी श्वसन यानी क्या, तो वो बराबर उत्तर देगा कि वायुमंडल से वायु के साथ ऑक्सीजन को फेफड़े के अंदर तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। ये आम आदमी को पता ही नहीं है। तो जब पता लग जाएगा तो इसके पीछे जो जो आदतें हैं वो उनको समझ में आ जाएगी। भगवान ने हमको 2 फेफड़े दिए हैं। एक फेफड़े की जो साइज होती है वो 575 ग्राम होती है, दूसरे की 650। अब इसका उपयोग हमको जीवन भर करना है। तो जो जो आदतें जो आप श्वसन नहीं लेते हो या कम लेते हो वो सारी आपके स्वास्थ्य को खराब करती है। तो जो हमारी लाइफस्टाइल है डॉक्टर साहब, उससे सांस की बीमारियां कैसे बढ़ती हैं? लाइफस्टाइल में पहले तो है जो श्वसन एक्सरसाइज, पूरे फेफड़े का उपयोग करना है। यदि आप देखेंगे तो जो फेफड़े के अंदर की जो चमड़ी रहती है, जहाँ वायु, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन होता है, वो चमड़ी से 40 गुना अधिक। यदि आप इस 40 गुना अधिक वायुमंडल के लेन देन में कोई भी खराब आदत जोड़ोगे, या फिर हमारे जो श्वसन प्रणाली है वो सबसे ज़्यादा वातावरण से, वायुमंडल से जुड़ी हुई रहती है। तो कुछ भी ऐसी चीज़ जिसको फॉरेन बॉडी बोलेंगे, बाहरी वस्तु, यदि वो शरीर के अंदर जा रही है तो सीधे सीधे आपकी श्वसन प्रणाली में गड़बड़ी पैदा होना है। डॉक्टर साहब, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल की, आज की लाइफस्टाइल की, मॉडर्न लाइफस्टाइल की, तो क्या खान पान हमारा होना चाहिए और कौन सी ऐसी आदतें होनी चाहिए जो हमारे फेफड़ों के लिए अच्छी और सेहतमंद हो? खान पान में क्या होता है, अलग अलग डाइटिशियन और अलग अलग कंसेप्ट चल रहे हैं। सुबह से शाम तक आप यदि देखोगे हर जगह तो कितने सारे पता लग जाएंगे। सबसे अच्छा जो मेरा लोगों को सबको एडवाइस रहता है, आपके नाना नानी, दादा दादी जो करते थे वही करो। वही जो भोजन रहता है, उनका जो समय रहता है, जो प्रकार रहता है, वो जो एक्सरसाइज करते थे, ये सब तो वो हमको करना है। अभी आपने देखा मॉर्निंग वॉक, मेरे ख्याल से 20-25 साल से मॉर्निंग वॉक वर्ड सुनने में आ रहा है। मेरे दादाजी और नाना जी दोनों कहीं कहीं नौकरी पेशा थे तो पैदल पैदल जाते थे 4 किलोमीटर, वापस आते थे। अब उनको कोई ज़रूरत ही नहीं थी मॉर्निंग वॉक की। उनको नाश्ते की, ब्रेकफास्ट की ज़रूरत ही नहीं रहती थी क्योंकि 10 बजे वो खाना खा लेते थे। तो ऐसा जो भी आहार जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हानिकारक नहीं हो, वो आपको लेना चाहिए। आगे हम उस पर और बात करेंगे क्या क्या नहीं लेना है। डॉक्टर साहब, अभी हम बात करते हैं अस्थमा की लेकर के, तो अस्थमा के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जिससे लोग सतर्क हो जाएं पहले ही? यदि आपको चलने में थोड़ी सी श्वास की समस्या हो रही है, या आपको रात में श्वास लेने के कारण नींद खुल रही है, या आपको ऐसा लग रहा है 2-3 बजे 4 बजे नहीं, खुली हवा में जाऊं, गैलरी में जाऊं में बैठ के, तो ये जो लक्षण होते हैं ये कुछ श्वास में तकलीफ के लक्षण होते हैं। या फिर आपको जरा सी कुछ बाहरी वातावरण से खांसी आ रही है तो वो सारा अस्थमा कहलाएगा, अस्थमा या एलर्जी कहलाएगी। उसके भी 2-3 प्रकार होते हैं जिस पे अपन अभी आगे बात करते हैं। जब अस्थमा होता है डॉक्टर साहब किसी को, तो क्या वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है या फिर वो फिर लाइफ लॉन्ग के लिए हो जाता है? आपने कब ध्यान दिया उस पर? हमारे को श्वास की तकलीफ है तो 2 प्रकार का होता है, एक बचपन से होता है, एक सीनियर हो जाओ
थोड़े से 50 साल के ऊपर है तब होता है। तीसरा, मैं सब आम लोगों की भाषा में बोल रहा हूँ, तीसरा जो होता है वो एलर्जिक अस्थमा होता है। ये तीनों अलग अलग रहते हैं। तो यदि आपने इस पे ध्यान दिया, शुरुआत में समस्या क्या है उसको आपने यदि देखा, तो निश्चित ही ये जो श्वास की तकलीफ है ये ठीक हो जाती। आप ध्यान नहीं देंगे अस्थमा पे तो उसमें दूसरे इन्फेक्शन हो जाते हैं, फिर वो ब्रोंकाइटिस हो जाती है, फिर वो आगे जाके COPD हो जाती है, अलग अलग प्रकार के निमोनिया हो जाते हैं। इसलिए हमको बहुत ही जल्दी ध्यान देना चाहिए, खास तौर पे किस वातावरण में हम हमारा काम कर रहे हैं, किस वातावरण में हम जी रहे हैं और पूरा समय हमारा जीवन का निकाल रहे हैं। अस्थमा और एलर्जी को लोग डिफरेंट नहीं कर पाते हैं कि कैसे अलग है दोनों। डॉक्टर साहब, ये दोनों कैसे अलग है और क्या इनके अलग अलग उपाय हैं? श्वास की तकलीफ यानी आपको श्वास अंदर जाने में प्रॉब्लम है। हमारा जो बॉडी रहती है वो बाहर के फॉरेन बॉडी से हमको बचाती है। अब बचाना है तो आपने देखा होगा नाक के अंदर भी छोटे छोटे बाल होते हैं, उसमें से पानी निकलता है और फिर खांसी आती है। ये सारे तरीके बाहरी चीज़ों को उनको बोलते हैं फॉरेन बॉडी, वो जीवित भी हो सकते हैं और अजीवित भी हो सकते हैं। इनको बाहर से अंदर जाने में हमारा शरीर ऑटोमेटिक उसको रोकता है, इसको बोलते हैं इम्यूनिटी। तो जब कोई भी फॉरेन बॉडी, छोटा सा समझ लो लकड़ी का छोटा सा कण, बुरादे का, हवा में कॉटन का टुकड़ा, बड़ा कण, और इस प्रकार की कोई स्मेल भी देख लो, आप वातावरण में देख लो, गर्म हवा, ठंडी हवा, तो ये जब जाती है आपके शरीर में नाक के द्वारा तो शरीर उसको रोकने की कोशिश करता है। रोकने की कोशिश करता है तो पहले तो छींके आती है, बहुत सारा पानी निकलता है, गले में भी बहुत सारा कफ बनता है। ये सारा तरीका जो रहता है वो बाहरी चीज़ों को रोकने का रहता है। उसके बाद और रोकना तो हमारी श्वास नलियाँ जो रहती है छोटी छोटी वो सिकुड़ने लगती है। तो फिर आपको श्वास नली सिकुड़ गई और ऊपर से कफ वहाँ जमा हो गया तो छींके आ रही है, खांसी आ रही है, तो ये सारा श्वास की तकलीफ है, ये सिम्टम होते हैं। अब यदि एलर्जिक हो तो कोई कोई बाहर के पदार्थ होते हैं जो एलर्जिक होते हैं। यदि जन्मजात हो तो उसको अपन अस्थमा डायग्नोस करते हैं, और बीच बीच में होता रहता है, बाहरी चीज़ों से होता रहता है तो उसको हम एलर्जी बोलते हैं। आम आदमी को इतना ही बताना रहता है। लगभग दवाइयाँ दोनों में एक ही रहती है। मैंने वहाँ पे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस लिखा या मैंने एलर्जिक अस्थमा लिखा या ब्रोंकियल अस्थमा लिखा या COPD लिखी, सारे को डायग्नोसिस मैंने बनाया, इस कारण से उसको श्वास की तकलीफ हो रही है। लगभग दवाइयाँ वही रहती है, इनको रोका भी जा सकता है। बहुत लोग डॉक्टर साहब इनहेलर लेते हैं, वो यूज करना सही है या गलत? क्या गलत फहमियाँ रहती है उसको लेकर के लोगों के मन में? पहले तो इनहेलर आप समझ लो क्या है। श्वास की नलियों को चौड़ा करने को बोलते हैं ब्रोंकोडायलेटर। उन नलियों को चौड़ा करने की दवाई आती है, सिंपल डेरिफाइलिन, सबने नाम सुना होगा, इंजेक्शन भी लगाते हैं उसके। वो जो दवाई रहती है आपकी श्वास नली को ऐसे चौड़ा कर देती है तो आपको श्वास की तकलीफ नहीं होती है। उसकी गोलियां आती है, इंजेक्शन आते हैं। अब वो गोली में जो दवाई रहती है पेट में जाके पूरे शरीर में फैलती है और खून के माध्यम से शरीर के पूरे अंग में, समझ लो मेरी उंगली में वो डेरिफाइलिन की गोली पहुंच गई, उसकी दवाई। अब उंगली को उस काम कुछ भी नहीं है। तो और वैज्ञानिकों ने इन्वेस्टिगेशन किया और अनुसंधान किए तो उन्होंने सोचा यार ये जब श्वास लेने की नलियों को बड़ा करने की दवाई की आवश्यकता तो केवल फेफड़े में, श्वसन प्रणाली में, तो इसको क्यों ना हम श्वसन प्रणाली में दें। तो वो जो ऐसी दवाइयाँ आती है जो केवल फेफड़े के अंदर ही जाती है उनको बोलते हैं ब्रोंकोडायलेटर, और उसको बोलते हैं आम भाषा में जो आपने बोला पंप, आम लोग उसको बोलते हैं पंप। तो लोगों को लगता है कि ये जो पंप है ये मैंने लिया तो मेरी आदत बन जाएगी। सिंपल उदाहरण, मैंने चश्मा पहना है, मैंने ये चश्मा उतार दिया, अब मेरे को दिखने में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मैंने लगा दिया तो मेरा सब काम आराम से हो रहा है। तो वो जो पंप, ये मेरी जो है चश्मा लगाना, बोले जी जांच नहीं कराऊंगा आंखों की, फिर हमेशा लगाना पड़ेगा। तो ये जो चश्मा लगाना है ये मेरी आदत नहीं है, ये मेरी जरूरत है। उसी प्रकार से इनहेलर जो है वो आपकी आदत है, ऐसा दिखावा या कुछ भी नहीं, आपकी जरूरत है। अच्छा रहना है तो लो, नहीं रहना है तो मत लो। उसमें कोई ऐसी कमी महसूस नहीं होना चाहिए कि मेरे को इनहेलर लेना पड़ता है तो सबके सामने लेंगे तो लोग कैसे बोलेंगे, अरे दूसरे कमरे में जाके ले लो, मुंह फेर के ले लो, लेकिन उसको लेना चाहिए, उसको इस प्रकार से आदत में शामिल नहीं करना चाहिए। जी, जब लोगों को अस्थमा अटैक आता है डॉक्टर साहब तो सबसे पहले क्या करना चाहिए उस पेशेंट को भी, और अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसके आसपास जो मौजूद लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए?
सबसे पहले उसको कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाना। सबसे पहले अलग अलग पोजीशन होती है। जब व्यक्ति थोड़ा सा ऊंचा रहता है तो ये जो डायफ्राम रहता है श्वसन प्रणाली और पेट के बीच में, ये थोड़ा फिर नीचे आ जाता है। आप बैठोगे ना तो अभी नीचे है, तो फिर आपको श्वास की तकलीफ उस समय कम होगी। प्लेन लेटेगा तो वो डायफ्राम ऊपर जाता है तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। सबसे पहले उसको कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाना। यदि कपड़े उसने बहुत ज़्यादा टाइट पहने तो उसको ढीले करना। उसके बाद यदि उसको गर्म वातावरण है या उसको गर्मी के कारण कोई प्रॉब्लम हो रही तो थोड़ी सी ठंडी हवा आ जाए या ठंडे के कारण हो रहा है तो उसको थोड़ा सा वो जो टेम्परेचर उसको ज़्यादा करना। और उसके बाद सबसे पहले हम ये कर सकते हैं, यदि वो इनहेलर लेता है, उसका जो सिस्टमेटिक इनहेलर हो उसको वो इनहेलर देना। और सिंपल टेरिफाइलिन या सिंपल दवाई आती है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। तो वो हर आदमी को पता रहता है कि मेरे को अस्थमा का अटैक आने वाला है। लगभग उनके पर्स में, उनके सब जगह वो रहता है, तो वो उसको देना। उसके बाद यदि वो इनहेलर ले लेगा तो लगभग उसको ठीक लगेगा। कई बार तकलीफ ऐसी होती है 1-2 घंटे ठीक नहीं होती है, तो फिर उनको डॉक्टर से दिखा के या हॉस्पिटल ले जाके फिर आगे कार्रवाई। फिर ऑक्सीजन लगा दो तो भी उसको, ऐसे लोगों के घर में ऑक्सीजन भी होता है तो ऑक्सीजन लगा दो तो काफी ठीक लगता है उनको। अस्थमा की बात हो गई डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं टीबी को लेकर के। टीबी कैसे फैलती है और इससे कैसे बचा जा सकता है डॉक्टर साहब? टीबी जो है भारत में एक ज़माने में बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था। उसमें भी यही अंधविश्वास था कि कोई माता जी है, कोई भगवान है, कोई देवी है जिसका प्रकोप है। ये मैं आपको बता रहा हूँ 1952 की। तो 1952 में जब पता चला कि नहीं ये तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसके कारण हो रहा है। ऐसा ही एक पशुओं में होता है, माइकोबैक्टीरियम बोवाइन। ऐसे 2 प्रकार के टीबी होते हैं। तो जानवरों को होते हैं, मनुष्य को होता है। वो छोटा सा एक कीटाणु शरीर में जाके और पूरे फेफड़े को नुकसान पहुंचाता है और उसका पहला और लंबे समय में बहुत सारी मात्रा में वो कीटाणु घुस जाते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो नुकसान करते तो इसकी दवाई भी रहेगी, वो भी लंबे समय में। शुरुआत में केवल 1 या 2 दवाई आती थी, अभी तो 4-5 आती है। अभी और रेजिस्टेंस हो गया तो और दवाइयाँ आती है। टीबी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है। तो सर फिर ये दोबारा तो नहीं आता? अगर एक बार जड़ से ठीक हो गया तो दोबारा फिर आए? एक बार आपने पूरी ट्रीटमेंट ले लिया। टीबी होता है फेफड़े के अंदर, इंट्रा और एक्स्ट्रा, मतलब फेफड़े के बाहर का। तो बोन का भी हो सकता है, दिमाग का भी हो सकता है, पेट का भी, ओवरी का भी हो सकता है। तो उसका पूरा ट्रीटमेंट लेने के लिए लगभग आज 6 महीने या 9 महीने ऐसी दवाइयाँ उसकी चलती है। यदि आपने छोड़ दिया वो ट्रीटमेंट बीच में तो हो सकता है फिर से वो आ जाए और फिर से नए से वो जो कीटाणु मरने ही वाला था, खत्म होना था, फिर डेवलप हो जाए। एक तो वो हो गया। अब किसी कारण से व्यक्ति कमजोर है, इम्यूनिटी कमजोर है, तो उसकी दवाई वही सब बंद हो गई, 1-2 साल ठीक हो गया, फिर नया कीटाणु भी वापस से आ सकता है, तो वो न्यूअर टीबी होगा मतलब। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जो भी उसका ट्रीटमेंट रहेगा लंबे समय चलेगा। जब आपके डॉक्टर बोलेंगे तभी उसको बंद करना है, अपने मन से नहीं। और डॉक्टर्स को भी ये समझना चाहिए कि टीबी हो गया तो उसको क्लियरली बता दें। उसके परिवार वालों को भी, ऐसा सोशल स्टिग्मा बोलते हैं ना, अरे यार टीबी हो गया अब इनकी शादियां कैसे होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो घर वालों को भी पूरा केयर करके और उस व्यक्ति का पूरा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो सर टीबी जब हो जाए किसी को तो वो इंसान को क्या ध्यान रखना चाहिए? टीबी जो है आपका कौन सा वाला है, एक तो फैलने वाला है कि नहीं फैलने वाला है। छोटे बच्चों में होता है ना, उसको अपन प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, तो वो फैलने वाला नहीं होता है। वो एक जगह लोकलाइज होता है, फेफड़े में कुछ गठाने होती है, लिम्फ नोड वहाँ पे आके अटक जाता है, तो फैलता नहीं है। जो एक्स्ट्रा लंग्स के बाहर होता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी, वो भी फैलने वाला नहीं होता है। केवल फेफड़े वाला है वो फैलने वाला होता है। तो जो बच्चों का है और जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी, उसमें तो दवाई पूरी लेना है। जिसको फेफड़े में हो गया है उसको ये परहेज करना है कि मेरे से, मेरी श्वास के माध्यम से दूसरे में वो न चले जाए। तो थोड़ा सा लगभग शुरुआत के 2 महीने अपने को फैमिली से, अपने परिचितों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए खुद ही। कोई ऐसा मतलब अछूत जैसा नहीं करना, खुद ही दूर रहो। अपने बर्तन अलग रखो, अपने ग्लास अलग रखो, चम्मच अलग रखो, सोने का बिस्तर अपना अलग रखो, तो वो लगभग परिवार भी आपका फिर सेफ रहता है। अस्थमा हो गया, टीबी हो गया। बात करते हैं डॉक्टर साहब एलर्जी के बारे में। एलर्जी, जो एलर्जिक इंसान है उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे इसे हम ठीक कर सकते हैं?
एलर्जिक पदार्थ जो होते हैं ना उसको बोलते हैं शॉर्ट में एंटीजन। अब वो एलर्जिक पदार्थ तो बहुत सारे हैं, यदि आपने सुने होंगे तो भाई मैं एलर्जी टेस्ट करा के आया तो 700 थे न 600 थे न 100 थे। ऐसा नहीं है, मैं तो मेरे पेशेंट को सिंपल बोलता हूँ, आप खुद अपने डॉक्टर बनो। छोटी छोटी बातें 7-8 यदि समझोगे तो एलर्जी समझ में आएगी। ये एलर्जी आपके अंदर कुछ कम इम्यूनिटी के कारण या वो सेंसिटिव आप ज़्यादा हो इसके लिए, वही फिर आपको छींके आती है, श्वास की तकलीफ होती है, कब बनता है। तो सबसे पहले जो रहता है फूड मटेरियल, जो आपने पहले पूछा था कौन कौन सा फूड नहीं खाना चाहिए, तो पहला अलग अलग प्रकार के फूड से श्वास की तकलीफ हो सकती है। टेम्परेचर से, गर्मी ठंड से श्वास की तकलीफ हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। आपने देखा होगा गर्मी में मई महीने में 12 बजे एक आदमी स्कूटर पे छींकते छींकते जा रहा है, तो उसको गर्म की तकलीफ है। तो पहला हो गया टेम्परेचर, फूड मटेरियल हो गया, अलग अलग प्रकार की स्मेल। स्मेल के लिए जो नए कपड़े होते हैं, पेट्रोल पंप पे खड़े हो गए उसकी स्मेल से लेके आप टूथपेस्ट करोगे, आप परफ्यूम लगाओगे, डाई लगाओगे, तेल लगाओगे, उसकी सबकी स्मेल, उससे भी व्यक्तियों को एलर्जी हो जाती है। उसके बाद जो रहता है वो प्लांट्स, आसपास यदि पेड़ पौधे हैं क्या, उसके कारण। उसके बाद डस्ट, अलग अलग प्रकार की धूल जो होती है, तो धूल के लिए आपको बिल्कुल बाहर जाके और आंधी तूफान में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपने सोफे को झटकारा या आपने पर्दे को हिलाया या अपनी गाड़ी खुद ने पोंछ ली, उस कपड़े से जो धूल उड़ेगी उससे आपको एलर्जी हो सकती है। उसके बाद फ्यूम यानी अलग अलग प्रकार का धुआं, धुएं के लिए कोई ऑटो के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, किचन में खड़े हो जाओ, भगवान का दिया, गुड नाइट, इस प्रकार जो रहता है वो घर में कुछ मोमबत्ती अगरबत्ती लगा ली, उसके धुएं से भी एलर्जी हो सकती है। सबसे आखिरी में एनिमल्स यानी अपने घर में कुत्ता बिल्ली पाले हुए, तो ये मुख्य रहते हैं। तो हम खुद ही इसको पता कर सकते हैं कि एलर्जी है। विशेष तौर पे एलर्जी के जो सीज़न होते हैं वो जब ऋतु परिवर्तन होता है, जब बाहर का सीज़न होता है अप्रैल में, जब पतझड़ होती है तब सबको तकलीफ होती है। दूसरा जब बरसात आती है, ये पहला सीज़न होता है, तो सारे वायुमंडल के जो भी फॉरेन बॉडी होती है वो ज़मीन पे आ जाते हैं और जिसको प्रॉब्लम होती है उसको समस्या पैदा करते हैं। तीसरा जब ठंड आने वाली होती है लगभग दिवाली के बाद, सब दूर सफाई होती है और खूब पटाखे वटाखे फूटते हैं, खाते भी हैं सब खूब बाहर की चीज़ें। तो जिसको होना हो तो ये 3 सीजन में खास तौर पे एलर्जी होती है, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए। बजाय वो सभी एलर्जी टेस्ट करो, खुद ही आप अपने डॉक्टर बनो और पता लगाओ इससे मेरे को समस्या होती है, उसको अवॉइड करो। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि मुझे भी एलर्जी है, डस्ट एलर्जी हो गई, या फिर अगर किसी भी चीज़ की फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा है तो हो गई, सनलाइट अगर ज़्यादा पड़ रही तो हो गई, डायरेक्ट हवा लगती है तो उसकी भी होती है। तो खुद डॉक्टर बनना ज़रूरी है। और ऐसा होता है क्या कि एक इंसान को सारी चीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो या फिर किसी पर्टिकुलर इंसान को पर्टिकुलर चीज़ से ही हो? बिल्कुल होता है, बिल्कुल। कई बार मेरे पास ऐसे बिल्डर आते हैं, ठेकेदार रहता है, वो आता है, खांसी हो रही, पता लगता है सीमेंट और गिट्टी और रेती से जो धुआं उड़ रहा है उससे उसको तकलीफ होती है। कई बार महिलाएं आती, ब्यूटी पार्लर खुद ही चलाती है या ब्यूटी पार्लर में जाती है, तो वो बताती है कि साहब मेरे को है ना सोमवार को मेरा ब्यूटी पार्लर बंद होता है, तो मेरे को सोमवार को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे दूसरे दिन मंगलवार को जाती हूँ तो मेरी प्रॉब्लम फिर हो जाती है। या बताती मैं जिस दिन ब्यूटी पार्लर गई उसके बाद जरूर होता है, या हम स्विमिंग जाते हैं तो स्विमिंग जाते हैं बस दूसरे दिन जरूर होता है। तो ये सब एलर्जिक पदार्थ होते हैं, तो जिससे आपको प्रॉब्लम है आप उससे बचो। सबसे बढ़िया दवाई लो, ये सब परेशानी हो तो उससे एलर्जी से बचना। एलर्जी से बचने का सबसे अच्छा तरीका आप मास्क लगाओ, सबसे अच्छा तरीका जो है वो। और जहाँ भी इस प्रकार की चीज़ है उसको अवॉइड करो। गृहिणियाँ आती है किचन में कि साहब मेरे को तो बघार देती हो, अब खाना कौन बनाएगा, तो उनको एक एडवाइस होता है अपने किचन में चिमनी लगा लो, तो जो धुआं रहता है वो सीधे ऊपर चले जाए, या एग्जॉस्ट लगा लो तो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। एसी के नीचे जो बैठते हैं ऑफिस वाले, कॉर्पोरेट वाले, ये सब, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो अपना वो डक्ट है उसके थोड़ी सी दूर अपनी चेयर लगा लो। ऐसी छोटी छोटी आदत है, ये आपको खुद को ध्यान रखना जी। एलर्जी हो गया, बातें हैं रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस में। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी प्रभावी रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस हैं जिससे करके हमारे फेफड़ों को मजबूती मिलती है? मैं योग से भी जुड़ा हूँ कहीं कहीं बहुत सालों से, तो उसमें प्रॉब्लम ये रहती है अस्थमा वालों को कि जो आपके फेफड़े के अंदर छोटी छोटी दीवार होती है, करीब 30 करोड़ फुग्गे होते हैं आपके फेफड़े में, जहाँ से वायु का लेन देन होता है, और
और इस सबको यदि आपने वो फुग्गों की दर्जी बिठा के और दीवारों को जोड़ दिया तो 70 से 80 स्क्वायर मीटर इतना बड़ा प्लॉट बन जाता है। और उस दीवारों में इलास्टिक फाइबर होते हैं, तो इलास्टिक फाइबर आपके फेफड़े को फैलाते हैं। फुग्गा देखा है ना, फुग्गे को फुलाने में दम लगाना पड़ता है और हवा निकालने में यूँ छोड़ दो तो हवा निकल जाती है। तो हमारा जो इलास्टिक फाइबर होता है वो बहुत अच्छी तरह से काम करे। तो उसको मजबूत रखने के लिए सारी प्रकार की एक्सरसाइज जिसमें आपके फेफड़े फूलते हैं, ऐसी सारी एक्सरसाइज मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि सिंपल आप फुग्गा फुलाओ, जो एयर पिलो आती है उसको फुलाओ, आजकल तो इंस्ट्रूमेंट भी मिलते हैं उससे करो। कुछ नहीं करना है तो लंबी लंबी श्वास लो, खूब नाक से भरो, सीने से भरो, कंधे ऊपर करो, हाथ दूर दूर करो और पेट पे आपके तनाव आ जाए इतनी श्वास भर लो, मतलब आपने पूरी श्वास भर ली। छोड़ते समय भी धीरे धीरे लंबे समय में, ताकि जो इलास्टिक फाइबर है आपके वो लंबे समय में एक्टिवेट रहें। इससे जो प्राणायाम आपने सुना होगा, श्वास जितनी देर में लेते हो उसके दुगने समय में हवा को बाहर निकालना, तो आपके जो वो एक मसल होते हैं छोटे छोटे इलास्टिक वाले, तो वो बहुत अच्छे काम होंगे। तो आपको फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी नहीं। ये मैंने बताया जिनको प्राणायाम से बहुत तकलीफ होती हो, सिंपल लंबी गहरी श्वास लो, सिंपल लंबी गहरी श्वास छोड़ो। यदि आप देखेंगे श्वास ली, पूरी लंबी गहरी श्वास और पूरी श्वास आपने छोड़ी, तो उसमें 4.5 से 7 लीटर हवा आपने कल्पना नहीं की होगी। 4.5 से 7 लीटर हवा हम अंदर भरते हैं। कभी आपने खली का नाम सुना है? तो इसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो खली का नाम सुना होगा, तो खली की वाइटल कैपेसिटी कितनी है? हवा लेना और छोड़ना, यदि खली जी को बुला के और इंस्ट्रूमेंट में देखा वाइटलोग्राफ में 9 लीटर इतनी हवा, मतलब उनकी हाइट हेल्थ भी बहुत बड़ी है। तो इस प्रकार से सिंपल एक्सरसाइज करो जिसमें वायु का आदान प्रदान बढ़े। क्योंकि डॉक्टर साहब जिनको सीओपीडी या अस्थमा जैसी बीमारियां होती हैं उनके लिए वही एक्सरसाइजेज होती है जो एक नॉर्मल पर्सन के लिए होती है, या फिर ये चेंज हो जाती है क्योंकि वो डिसीज्ड हो जाते हैं किसी नॉर्मल आदमी तो फिर क्या प्राणायाम करेगा? प्राणायाम मतलब क्या? प्राणों को नया आयाम देना। ये जो श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया है, इसको अलग अलग प्रकार से रोकना, अलग अलग तरीके से लेना श्वास, अलग अलग तरीके से बाहर निकालना। कभी कपाल पे प्रभाव आएगा, कभी नाक पे प्रभाव आएगा, कभी सीने पे आएगा, इसको बोलते हैं प्राणायाम। तो ये सारा प्राणायाम तो जिसको सीओपीडी या ब्रोंकियल अस्थमा वो इतना कर नहीं पाएगा, और उनको खास तौर पे श्वास रोकने के लिए ज़्यादा प्रयास करना नहीं चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति नॉर्मल है वो तो सारी एक्सरसाइज कर सकता है ना। आमतौर पे लोग क्या सोचते हैं, मैं तो मसल के कर लूँ, जिम चले जाऊँ, ये चले जाऊँ, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो आम लोगों को भी ऐसी एक्सरसाइज करना चाहिए जिसमें थोड़ी श्वास बढ़े, श्वास कम हो, तो ताकि पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। एयर पोल्यूशन हो गया डॉक्टर साहब, AQI को लेकर के बहुत ज़्यादा बातें होती रहती हैं। वहीं पे हम बात करते हैं कि लोग स्मोकिंग पे बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट हो रहे हैं, और ये उनके फेफड़ों के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक है, आप ये बताइए, और उन्हें कितनी जल्दी छोड़ देना चाहिए। ये मैंने जब भी वर्ड यूज किया था वाइटल कैपेसिटी, तो फेफड़े में हवा भरने की और छोड़ने की क्षमता, ये वाइटल कैपेसिटी डिपेंड रहती है 2-4 चीजों पे। पहला तो आयु, जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती जाती है तो आपकी जो इलास्टिक रिकॉइल है वो कैपेसिटी कम होती है, तो आयु बढ़ने के साथ थोड़ी समस्या होगी। सेक्स मतलब महिला पुरुष, महिलाओं में थोड़ा सा कम रहता है सारा, पुरुषों में भगवान ने थोड़ा सा ज़्यादा कैपेसिटी दी हुई है। उसके बाद हेरेडिटरी, वो भी तीनों में हम कुछ नहीं कर सकते। चौथा, जो फेफड़े के अंदर के इलास्टिक रिकॉइल है, वहाँ रिसेप्शनिस्ट बैठे रहते हैं जो सारी सूचनाएं ब्रेन को देते हैं। यदि वो रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पे कुछ ढक दिया हमने जाके, तो वो कोई सूचनाएं दे नहीं पाएगा। ये जो रिसेप्शनिस्ट के चेहरे को ढकने का काम होता है, जो अंदर की सूचनाएं ब्रेन में देते हैं, ये सारे प्रकार के धूल, सारे प्रकार के धुएं, सारे प्रकार के जो भी कर सकते हैं, तो वो अंदर भेजेंगे। चाहे वो पेट्रोल का हो, चाहे वो डीजल का हो, चाहे वो इस गैस का हो, चाहे वो उस गैस का हो, चाहे आपके एसी में से निकला हो, तो हमको कहीं भी प्रकार से, उसमें स्मोकिंग एक अलग से मैंने बोला नहीं, लेकिन उसमें स्मोकिंग, जो भी लोग रहते हैं जिनको ये फेफड़े के अंदर से प्रॉब्लम होती है, वो आपने देखा होगा पेंट फैक्ट्री में काम करने वाले, कपड़ा मिलों में काम करने वाले, या इस प्रकार के ट्रैफिक पुलिस जो चौराहे पे खड़ा है दिन भर, उसको प्रदूषण में आता है। तो कुछ ऑक्यूपेशन भी होते हैं और कुछ खुद होके भी अपने फेफड़े को खत्म होने की कोशिश करते हैं। एक सिगरेट आपकी एक दिन की लाइफ कम कर देती है। अब जितने दिन आपको जीना है
उतने दिन आप फिर सिगरेट पियो और अपनी लाइफ खुद ही कम करा करो। यदि आपको स्वस्थ रहना है तो सिगरेट और तम्बाकू इस प्रकार की जो चीज़ें रहती हैं धुएं की, उसको अवॉइड करना चाहिए हमेशा। डॉक्टर साहब, किसी को जब फेफड़े में दिक्कत होती तभी बस ही वो डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना जांच करवाते हैं। आपको क्या लगता है कि फेफड़ों की जांच साल में कितनी बार करानी चाहिए या कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? नॉर्मल आदमी ये बताएगा, ऐसे बार बार करने की जरूरत नहीं है। आज की जो सरकार है वो बोल रही 40 साल के बाद आपको हर साल सारी जांचें कराना है। उसमें ECG है, इसको बोलते हैं PFT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, इस टेस्ट को बोलते हैं। अब हर व्यक्ति पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करने जाए, कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप आराम से बैठे हो, आपकी श्वास की तकलीफ कुछ भी नहीं है, तो आपको कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपको 15 दिन से खांसी है, बुखार आ रहा है, कफ निकल रहा है और कोई प्रॉब्लम है, तो आपको निश्चित ही अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उस समय आपको श्वास की तकलीफ है या नहीं है तो भी आपको जाना चाहिए। और आजकल कॉर्पोरेट जगत में हर एम्प्लॉय की, हर लोगों की 40-45 साल बाद ये सारी जांचें एक्सरे होती है। तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करते हुए आपको सिंपल अपने डॉक्टर के पास जाओ और वो यदि बोलेगा तो आपकी जांच कराएगा। जी, लाइफस्टाइल को लेकर के बातें हो गई कि जो आपके बुजुर्ग करते हैं वही अपनाइए। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अगर आपको एलर्जी है तो स्वयं के डॉक्टर बनिए और अपनी एलर्जी पहचान करके आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आप अपनी एलर्जी पहचान लिए, खुद के डॉक्टर बन गए, तो आपको फिर आगे कोई नुकसान नहीं होगा। पॉल्यूशन को लेकर के बात हुई, स्मोकिंग को लेकर के बात हुई, चीज़ें इतनी सारी हमने कवर की हैं जो आप सुनेंगे और जानेंगे भी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और भी ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए MP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।